Good morning, dears. Today I am here along with our beloved Rahul सांकृत्यायन जी। आपको जैसा ज्ञात है कि राहुल सांकृत्यायन जी यात्रा वृत्तांत लिखने में अद्वितीय हैं। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 AD में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पैतृक गांव कनैला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं की जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागू नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रावृत्त लेखन में मैंने आपको बताया राहुल जी अद्वितीय हैं। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी में मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृत का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ की जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये यात्रा एक भिखमंगी के छद्म वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम स्थानों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो आइए जरा ल्हासा की ओर पाठ के बारे में जानें। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिम्पोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थीं। वह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ती। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जात पात छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों
आपको लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सास को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोंगी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन खोटी में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर हैं और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमित के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। साल बाद जब हम इसी रास्ते से लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री की वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव की एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रहते हैं। छंग एक पेय पदार्थ है। हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडी तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया था। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची दया दया 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमित से कहा, यहाँ से लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। कहाँ तक के लिए? लंगकोर के लिए। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चढ़े। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17 से 18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। न वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थीं। सर्वोच्च स्थान पर दांडी के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वो बहुत पिछड़ गया और मैं दोवनकुली वस्तु की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता थी घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता।
एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर था तो सुमित इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाली, 3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमित को जितनी जल्दी गुस्सा आ जाता था उतनी जल्दी वह ठंडा भी हो जाता। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। तो देखिए किस तरह से जगह जगह जा रहा है लेखक। अब हम तिमरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गृह। आसपास के गांव में भी सुमित के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा ये तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगी। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमित ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भैया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती। यदि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से चल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमित की परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटी बड़ी जमीन जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती कुछ खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। हुए बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद को हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होंगी। सुमित ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वे गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। देखिए, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया। लेखक ने शेखर विहार में सुमित को उनकी यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए। कुछ समय का तिब्बती समाज कैसा था। तोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के बाद भद्रवेश
भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? ये प्रश्न कोश है, इसके आप उत्तर लिखें। गतिविधि नंबर 1, सुमित के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमित के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? गतिविधि नंबर 2, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित, विचार व्यक्त कीजिए। गतिविधि नंबर 3, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्रण प्रस्तुत करें। यहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है? आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करें। गतिविधि नंबर 4, मैं आपको एक छोटी सी यात्रा वृत्तांत के बारे में प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। 9 जून 2020 को मेरा आरक्षण पुष्पक में था और पुष्पक से मैं 9:30 बजे कानपुर सेंट्रल से चलता हूँ। इटारसी तक का मेरा रिजर्वेशन था और मैं सुबह 7:30 बजे इटारसी पहुँचता हूँ 10 जून 2020 को। और वहाँ से पूछने पे पता चला कि 4500 रुपये टैक्सी वाला मांग रहा है छिंदवाड़ा जाने के लिए। मैंने कहा, ये सोचा कि ये तो बहुत पैसा अधिक है, 4500 रुपये मैं क्यों दूँ? क्यों ना हम हाईवे पे जाएं और वहाँ से कोई साधन के द्वारा मैं छिंदवाड़ा पहुँच जाऊँगा। अभी तो 7:30 बजे, अभी तो पूरा दिन पड़ा हुआ है। तो मैंने प्रयास किया और इटारसी रेलवे स्टेशन से धीरे धीरे हाईवे पर पहुंचा और हाईवे पर इंतज़ार करने लगा। जो भी वाहन आता और बैतूल की तरफ जाता उसको हाथ देता। कई वाहनों को मैंने हाथ दिया, बहुत से वाहन निकल गए। एक कन्या स्कूटी से आती है और रोकती है, कहती है, अंकल जी आप कहाँ चलेंगे? मैंने कहा, मुझे तो छिंदवाड़ा जाना है। उसने कहा, नहीं अंकल जी, मुझे तो 8 किलोमीटर दूर जाना है, चलना हो तो आप पीछे बैठे। मैंने कहा, नहीं बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद एक पुरुष भी मोटरसाइकिल से आया और उसने कहा कि कहाँ तक चलेंगे? मैंने कहा, मुझे छिंदवाड़ा जाना। उसने कहा, चलो 20 किलोमीटर आपको छोड़ देता हूँ। मैंने कहा, नहीं, मुझे तो यहीं से कम से कम बैतूल तक के लिए सवारी मिले तो ठीक है, और बैतूल से मैं छिंदवाड़ा चला जाऊंगा। विचार किया, विमर्श किया, कई बार हाथ दिया। आखिर मुझे एक ट्रक ने स्थान दिया और मैं ट्रक पर बैठा। आगे आगे जैसे बढ़ता जा रहा था बैतूल की तरफ से, इटारसी से, तो सुरम्य स्थान दिखते जा रहे थे। घने घने जंगल हैं, बड़े बड़े 50 फीट की सागौन के घने जंगल दिखाई दे रहे थे और मैं बड़ा खुश हो रहा था। क्या खुश हो रहा था कि पहली बार मुझे इटारसी उतरना पड़ा जीवन में, और इटारसी उतर के किसी तरह से मुझे पहुंचना है छिंदवाड़ा। तो देखते हैं रास्ते में क्या क्या अनुभव प्राप्त होता है। तो बार बार मैं ड्राइवर से बात करता और कहता, ड्राइवर बोलता, शांत रहिए आप श्रीमान जी, आप ड्राइविंग में डिस्टर्ब ना कीजिए। मैं बार बार पूछ ही लेता अनायास कि कितनी दूर अभी बैतूल है। तो रास्ते में कई जगह देखा, सुनसान जंगल दिख रहा था और दाएं तरफ बाएं तरफ जंगली जंगल, और बड़ा मेरा मन प्रसन्न हो रहा था ऐसे घने जंगल देख करके। आखिर मैं बैतूल पहुंचा, 1 बजे के लगभग बैतूल पहुंचा। मुझे याद आए हमारे श्री श्री दीपक पाल जी, जो वहीं के रहने वाले बैतूल के, श्रीमती ममता पवार मैडम वहीं की रहने वाली, और जवाहर नवोदय विद्यालय बैतूल में हमारे मान्यवर श्री श्री राजेश वानखड़े जी, जो वहाँ के प्राचार्य हैं। ये तीनों लोग मुझे याद आए और मैंने इन तीनों लोगों को व्हाट्सएप किया और श्री श्री दीपक पाल जी से मैंने बात की फ़ोन पर।
तो मैंने पूछा, सर मैं बैतूल पहुंच गया, आप बताइए सर कैसे आना है। उन्होंने कहा आपको तोड़ तोड़ के ही आना होगा। ठीक है, 1 बजे दोपहर का समय था। मैंने देखा चौतरफा नज़र फिराई, हरियाली हरियाली नज़र आ रही थी। मैंने कहा अभी भी वक्त है, देखेंगे। 1 बज गया, फिर भी मैं हाईवे पे हाथ दे रहा था कि कोई मुझे मुल्ताई तक छोड़ दे। और मैंने जब बहुत प्रयास कर लिया और प्रयास करने के बाद मुझे कोई वाहन नहीं मिला, तो मैंने देखा कि एक स्कूटर वाला आ रहा है। तो मैंने हाथ दिया, उसने रोका और कहा अंकल मैं 2 किलोमीटर तक आगे चलूँगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, यहाँ स्थान छोड़ना है। यहाँ छोड़ा और 2 किलोमीटर जाकर पहुँच गया। वो स्थान मुझे याद नहीं आ रहा क्या स्थान कहते, लेकिन वहाँ से मैं काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा और मन में विचार करता रहा कि कोई नहीं मिलेगा तो रात में यहाँ विश्राम कर लेंगे, कोई ना कोई मुझे जगह दे देगा। कोरोना का समय चल रहा था, तो मैं बड़ा घबराया और देखा कि नीचे उतरा तो वहाँ एक मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति और 2 कन्याएं थीं। मैंने प्रश्न किया, मैंने बोला कि बोलो मुझे जाना है छिंदवाड़ा, कैसे जाएं? तो उन्होंने कहा ऐसा है अंकल जी, आप ये रोड सीधे चले जाइए, फिर एक बड़ा रोड मिलेगा और उसको लेकर के आप बडोरा पुलिस चौकी आप पहुँचिए, वहाँ से आपको साधन मिल जाएगा। तो मैं बडोरा पुलिस चौकी के लिए चल दिया और बडोरा पुलिस चौकी जा ही रहा था कि बीच में देखा मोबाइल खोल कर उसमें 7 मिस कॉल हमारे पुत्र श्री शैलेंद्र कुमार जी के, और मैंने लगा दिया फ़ोन। मैंने कहा कि अरे आपके इतनी मिस कॉल? अरे बोला पापा कहाँ हो? मैंने कहा मैं तो ज़िंदगी से जूझ रहा हूँ। उन्होंने कहा अच्छा ज़िंदगी से जूझ रहे हो? उन्होंने नेट से कनेक्ट किया और नेट से देखा, बोला कि जहाँ हो वहीं खड़े रहो। तो मैं बडोरा पुलिस चौकी पे खड़ा था और 10 मिनट के अंदर वहाँ एक टैक्सी आती है, कार आती है, और बेटे ने कह दिया होगा कि फुल एसी कर देना, पिताश्री के लिए कोई परेशानी नहीं हो। तो उन्होंने फुल एसी किया और कहा कि पहले तो आप खड़े होइए। तो मैं खड़ा हुआ और एक से ने फ़ोटो खींची और मैं बेटे को व्हाट्सअप किया। पिताश्री से मैं पिताश्री और मेरे पुत्र श्री शैलेंद्र कुमार फूड सेफ्टी ऑफिसर जनपद इटावा में तैनात है इस समय। उन्होंने कहा कि कोई तकलीफ़? हमने कहा पुत्र श्री तुमने अपना रोल अदा किया, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं। और बैठा मैं कार के अंदर और फुल एसी उन्होंने किया। फिर चली कार, आगे जैसे ही बढ़ता जा रहा है सुरम्य स्थान, वीडियो बनते चले गए, आराम से वीडियो बनते चले गए। मैं बड़ा खुश हो रहा था कि चलिए एक जीवन में एक यात्रा करने को मिली। सीधे मैं मुल्ताई पहुंचा। मुल्ताई के आगे मुझे अब याद नहीं आ रहा है कि मुल्ताई के आगे घाट मिली और घाट में देखा वहाँ फिर सुरम्य स्थान छिंदवाड़ा की तरफ, ऊंची पहाड़ियों पर घने जंगल। मन बड़ा प्रफुल्लित हो रहा था, ऐसा लग रहा था ये कार और चलती ही चले, समय और लगे ताकि मैं प्रकृति का दीदार कर सकूं, प्रकृति को निहार सकूं। और इस समय मैं जवाहर नवोदय विद्यालय सिंगोड़ी में 10 जून के 5:30 बजे मुझे टैक्सी ड्राइवर ने पहुंचा दिया। मैंने थैंक यू किया और 3700 रुपये मैंने उसकी हाथ पे रखा और कहा जब आप पहुंचना तो मुझे आप प्लीज़ फ़ोन कर दें ताकि मैं सुनिश्चित हो सकूं कि आप सुरक्षित घर पहुंच गए। ये मेरा यात्रा वृत्तांत बहुत ही स्मरणीय रहेगा। और प्यारे बच्चों, आप भी कहीं जाइएगा तो ये यात्रा वृत्तांत आप अपने जीवन में आने वाले अनुभवों को आप जरूर लिखिएगा। मैं बैतूल में बहुत परेशान हो रहा था, मैं सबसे मदद के लिए कह रहा था कि कोई तो मेरी मदद करो। क्यों? दोपहर का समय हो गया और मुझे छिंदवाड़ा पहुंचना था, तो बड़े परेशान हो रहा था मैं। और पुत्र श्री ने मदद की और मैं टैक्सी से छिंदवाड़ा पहुंच गया। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी कहानी सुनने के लिए। और आप इस लाशा की कहानी से आपने राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में आपने समझा। महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी
अपनी यात्रा के बारे में बताया। आप भी यात्रा करिए और गतिविधि के बारे में आप संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद बीइंग विद मी। स्टे एट योर होम, बी सेफ।